आज के इस खास एक्सप्लेनर में एविएशन की दुनिया में कदम रखने की चाह रखने वाले स्टूडेंट्स के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोफेशनल करियर एडवाइस पर बात की जाएगी। आज हम पूरा स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस समझेंगे कि आखिर भारत में एक कमर्शियल एयरलाइन पायलट कैसे बना जाता है। देखा जाए तो एक ऐसा सफर है जो सीधे आसमान की ऊंचाइयों तक जाता है, लेकिन इसकी असल शुरुआत जमीन पर एक बेहद स्ट्रिक्ट और स्ट्रक्चर्ड प्लानिंग से होती है। तो चलिए सीधे इस बड़े सवाल पे आते हैं। बिना किसी प्रायर एक्सपीरियंस के एकदम जीरो से एक एयरलाइन के कॉकपिट में कैप्टन की सीट तक पहुंचने का ये सफ़र आखिर कैसा होता है? ये काफ़ी कॉम्प्लेक्स है और सच कहें तो इसमें एक भारी भरकम पूंजी भी लगती है। आज इस पूरी जर्नी को डिकोड किया जाएगा ताकि एस्पायरिंग पायलट्स के मन में कोई भी डाउट ना बचे। आज का हमारा ये पूरा फ्लाइट प्लान 6 मेन सेक्शंस में बटा हुआ है। सबसे पहले प्री फ्लाइट चेक्स यानी एलिजिबिलिटी और मेडिकल्स, फिर टेक ऑफ जिसमें ग्राउंड और फ्लाइंग ट्रेनिंग शामिल है, इसके बाद क्रूजिंग एल्टीट्यूड यानी लाइसेंस और फ्रोजन ATPL, फिर नेविगेशन जहां हम खर्च और टाइमलाइन समझेंगे, इसके बाद फाइनल अप्रोच यानी जॉब्स और करियर प्रोग्रेशन, और आखिर में टर्बुलेंस यानी उन गलतियों पर बात करेंगे जिनसे हर हाल में बचना है। चलिए अब अपने पहले सेक्शन की तरफ बढ़ते हैं, प्री फ्लाइट चेक्स, जहां हम एलिजिबिलिटी और मेडिकल रिक्वायरमेंट्स जैसे एकदम बेसिक स्टेप्स को कवर करेंगे। तो सबसे पहली शर्त है उम्र और पढ़ाई। ट्रेनिंग शुरू करने के लिए कैंडिडेट की उम्र कम से कम 17 साल होनी चाहिए और कमर्शियल पायलट लाइसेंस यानी CPL मिलने तक 18 साल का होना जरूरी है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो 12वीं में फिजिक्स और मैथ्स का होना एकदम मैंडेटरी है। लेकिन हाँ, अगर किसी स्टूडेंट के पास 12वीं में ये सब्जेक्ट्स नहीं थे तो भी टेंशन की कोई बात नहीं है। NIOS बोर्ड के जरिए एग्जाम क्लियर करके भी ये एलिजिबिलिटी पूरी की जा सकती है। अब आते हैं मेडिकल चेक्स पर। ये एविएशन की दुनिया के पहले असली फिल्टर की तरह काम करते हैं। स्टेप 1 है क्लास 2 मेडिकल। ये एक एंट्री लेवल चेक है जिसमें विजन, ECG और ओवरऑल जनरल हेल्थ देखी जाती है। स्टेप 2 है क्लास 1 मेडिकल, जो कमर्शियल पायलट बनने के लिए बिल्कुल मैंडेटरी है। और जब ये दोनों क्लियर हो जाते हैं तब जाकर मिलता है DGCA कंप्यूटर नंबर, जो सिस्टम में एक स्टूडेंट की ऑफिशियल आइडेंटिटी होता है। यहां पर एक सबसे क्रूशियल पॉइंट नोट करने वाला है। कैंडिडेट्स को अपनी ट्रेनिंग या पढ़ाई में कोई भी बड़ा फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट करने से पहले ये क्लास 1 और क्लास 2 मेडिकल्स क्लियर कर लेने चाहिए। अक्सर होता क्या है कि स्टूडेंट्स लाखों रुपए खर्च कर देते हैं और बाद में उन्हें किसी छोटे से मेडिकल इश्यू के बारे में पता चलता है। इन मेडिकल्स को सबसे पहले पास करने का सीधा सा मतलब है खुद को एक बहुत बड़े फाइनेंशियल लॉस से बचाना। अब जब मेडिकल्स क्लियर हो गए और DGCA कंप्यूटर नंबर मिल गया तो बारी आती है हमारे दूसरे सेक्शन की, टेक ऑफ यानी ग्राउंड और फ्लाइट ट्रेनिंग। इस फेज में स्टूडेंट्स को DGCA के तय किए गए कुछ काफ़ी इंटेंसिव थ्योरी सब्जेक्ट्स पढ़ने होते हैं, जैसे एयर नेविगेशन, एयर रेगुलेशंस, एविएशन मीटेरोलॉजी यानी मौसम विज्ञान, टेक्निकल जनरल, टेक्निकल स्पेसिफिक और ATC से बात करने के लिए रेडियो टेलीफोनी जिसे RTR कहते हैं। इन सारे सब्जेक्ट्स की रिटन और ओरल एग्जाम्स पास करना ज़रूरी है। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि अक्सर स्टूडेंट्स अपनी प्रैक्टिकल फ्लाइंग ट्रेनिंग के साथ साथ ही इन थ्योरी सब्जेक्ट्स की पढ़ाई करते रहते हैं। थियोरी के साथ साथ प्रैक्टिकल सफ़र शुरू होता है स्टूडेंट पायलट लाइसेंस यानी SPL से। किसी DGCA अप्रूव्ड फ्लाइंग ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन या FTO को ज्वाइन करने के बाद असली उड़ान की शुरुआत होती है। एयरक्राफ्ट को टैक्सी करना, टेक ऑफ करना, बेसिक मैनूवर से लेकर अपनी पहली सोलो फ्लाइट तक, ये सारी चीजें मिलकर एक प्राइवेट पायलट लाइसेंस यानी PPL का बेस तैयार करती हैं। चलिए अब तीसरे सेक्शन पर आते हैं, क्रूजिंग एल्टीट्यूड। यहां हम देखेंगे कि कैसे एक स्टूडेंट अपने लाइसेंस हासिल करके एक एम्प्लॉयबल प्रोफेशनल पायलट बनता है। ये जो नंबर है 200, ये बहुत खास है। भारत में कमर्शियल पायलट लाइसेंस हासिल करने के लिए कैंडिडेट्स को कुल 200 घंटे का फ्लाइंग एक्सपीरियंस पूरा करना होता है। इन 200 घंटों में सोलो फ्लाइट्स, क्रॉस कंट्री उड़ानें और नाइट फ्लाइंग जैसी कई चीजें शामिल होती हैं। ये 200 घंटे लिटरली एक पायलट के करियर की नींव होते हैं। अब यहाँ एक बहुत बड़ा मिथ है जिसे क्लियर करना जरूरी है। सिर्फ CPL मिल जाने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि एयरलाइन में तुरंत जॉब मिल जाएगी। सच तो यह है कि एयरलाइंस किसी कैंडिडेट को तब तक कंसीडर ही नहीं करती जब तक उनके पास कुछ क्रूशियल एड-ऑन्स ना हों, जैसे खराब मौसम में उड़ने के लिए इंस्ट्रूमेंट रेटिंग IR, एक से ज्यादा इंजन वाले प्लेन के लिए मल्टी इंजन रेटिंग ME और कम्युनिकेशंस के लिए RTR-A लाइसेंस। तो जब किसी पायलट के पास CPL के साथ साथ ये सारी रेटिंग्स आ जाती हैं, तब एयरलाइंस उन्हें फ्रोजन ATPL मानती हैं
और यही वो असली माइलस्टोन है। फ्रोजन ATPL स्टेटस का मतलब है कि अब वो कैंडिडेट एक फर्स्ट ऑफिसर के तौर पर एयरलाइन ज्वाइन करने के लिए पूरी तरह से तैयार है और आगे एक्सपीरियंस गेन करने के बाद उसका फुल ATPL भी अनलॉक हो जाएगा। अब मूव करते हैं चौथे सेक्शन की तरफ, नेविगेशन, जिसमें हम खर्च और टाइमलाइंस की बात करेंगे। सच कहें तो यही वो फेज है जो अक्सर स्टूडेंट्स के लिए सबसे बड़ा बैरियर बन जाता है। ट्रेनिंग के लिए भारत और विदेश के रास्तों में खर्च का एक बहुत ही बड़ा डिफरेंस देखने को मिलता है। इंडिया रूट में जनरली 45 से 65 लाख रुपए तक का खर्च आता है, लेकिन अगर कोई विदेश जाकर ट्रेनिंग करता है और फिर वापस इंडिया आकर अपना लाइसेंस कन्वर्ट कराता है तो यही टोटल इन्वेस्टमेंट बढ़कर 70 लाख से 1 करोड़ रुपए या उससे भी ज़्यादा तक पहुंच सकता है। और CPL के इस खर्च के बाद एक और बड़ा कॉस्ट चेक पॉइंट आता है, टाइप रेटिंग। ये किसी स्पेसिफिक एयरक्राफ्ट जैसे एयरबस A320 या बोइंग 737 को उड़ाने की स्पेशल ट्रेनिंग है। एयरलाइन प्रोसीजर्स सीखने के लिए ये एक बहुत ही मैंडेटरी लेकिन काफ़ी महंगा कदम है और इसका खर्चा भी अक्सर कैंडिडेट को खुद ही उठाना पड़ता है। टाइमलाइन की बात की जाए तो ये काफ़ी फ्लक्चुएट करती है। फास्ट ट्रैक तरीके से ये काम 18 महीने में भी हो सकता है, लेकिन एक रियलिस्टिक टाइमलाइन 24 से 30 महीने की होती है। फ्लाइंग स्कूल कैसा है, वहाँ का मौसम कैसा रहता है, एयरक्राफ्ट की अवेलेबिलिटी है या नहीं, इन सब फैक्टर्स की वजह से कई बार ये सफ़र 42 महीने तक भी खींच सकता है। चलिए अब बढ़ते हैं हमारे 5वें सेक्शन की ओर, फाइनल अप्रोच। सारे लाइसेंस और टाइप रेटिंग्स मिल जाने के बाद बारी आती है एयरलाइन के सिलेक्शन प्रोसेस और करियर प्रोग्रेशन की। एक बार जॉब लग जाए तो उस शुरुआती भारी भरकम इन्वेस्टमेंट का शानदार फाइनेंशियल रिवॉर्ड भी मिलता है। एक फर्स्ट ऑफिसर के तौर पर स्टार्टिंग सैलरी 1.5 से 3.5 लाख रुपए महीने के बीच होती है और जैसे जैसे एक्सपीरियंस बढ़ता है, कैप्टन की सीट तक पहुंचते पहुंचते ये सैलरी 8 से 15 लाख रुपए महीने या उससे भी कहीं ज़्यादा हो जाती है। ये ग्रोथ वाकई में काफ़ी इंप्रेसिव है। और अब हमारा आखिरी सेक्शन, टर्बुलेंस, गलतियों से बचना। इस एविएशन के सफ़र में कुछ ऐसे कॉमन गड्ढे हैं जो एक प्रॉमिसिंग करियर को पूरी तरह से ग्राउंड कर सकते हैं। सबसे बड़ी गलतियां जो लोग करते हैं वो हैं मेडिकल क्लियर किए बिना ट्रेनिंग शुरू कर देना, कोई खराब या धीमा फ्लाइंग स्कूल चुन लेना और टाइप रेटिंग के बजट को पहले से प्लान न करना। इसके अलावा ये मान के बैठ जाना कि CPL मिलते ही जॉब गारंटीड है, एक बहुत बड़ा ब्लंडर है। एक स्मूथ करियर ट्रेजेक्टरी के लिए इन गलतियों से बचना बहुत ही ज़रूरी है। कंक्लूजन यही है कि जो कैंडिडेट सबसे तेज़ी से कामयाब होते हैं वो प्रॉपर डिसिप्लिन के साथ चलते हैं। वो सिर्फ शुरुआती लाइसेंस पर फोकस नहीं करते, बल्कि शुरू से ही पूरे स्ट्रक्चर्ड पाथवे की तैयारी करते हैं, जैसे अर्ली मेडिकल सिक्योर करना, सही FTO चुनना और डे 1 से ही पूरे सफ़र का बजट प्लान करके चलना। तो ये था एक कमर्शियल पायलट बनने का पूरा ब्लूप्रिंट। अब सोचने वाली बात यह है कि क्या भविष्य के पायलट्स इस पूरे फाइनेंशियल और स्ट्रक्चर्ड जर्नी के लिए सही से प्लान करेंगे या फिर हिडन कॉस्ट के बोझ तले उनकी उड़ान बीच में ही रुक जाएगी। ये एक ऐसा रास्ता है जो अचीवेबल तो है, लेकिन इसमें डे 1 से ही एक सॉलिड स्ट्रैटेजी चाहिए। इसी थॉट के साथ आज का ये एक्सप्लेनर यहीं खत्म होता है।